हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है। सब्जेक्ट हमारा है सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन। जहाँ सॉइल का मतलब क्या है, मिट्टी, और वाटर का मतलब पानी। मतलब मिट्टी और पानी या जल का संरक्षण करने के लिए हम जो अध्ययन करते हैं दोस्तों, उसी को सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग कहते हैं। कंजर्वेशन का मतलब दोस्तों संरक्षण होता है, सॉइल का मतलब मिट्टी, एंड का मतलब और वाटर का मतलब पानी। तो मिट्टी और जल का संरक्षण करना हम लोग इस विषय में वही पढ़ेंगे। हम लोग मिट्टी को कैसे बचाएं बहने से, मिट्टी का कटाव होने से कैसे रोकें, और जो पानी है उसके पानी के कम प्रयोग से हम अपनी खेती कैसे करें, बहुत कम पानी के प्रयोग से हम अपना जो भी यूज करना उसको करें। तो दोस्तों उन्हीं सब के बारे में लोग इस विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे वाटर हार्वेस्टिंग। क्या देखेंगे? वाटर हार्वेस्टिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं जल संचयन। वाटर हार्वेस्टिंग को हिंदी में कहते हैं जल संचयन या पानी का कटाव भी इसे कहते हैं। तो यह क्या होता है? तो जब वर्षा हमारे गांव में, घर में कहीं पर भी वर्षा होती है तो कुछ पानी जो होता है वो जमीन के अंदर चला जाता है, जमीन सोख लेता है, और कुछ पानी जो होता है जमीन के ऊपर तैरने लगता है। यही जो पानी जमीन के ऊपर तैर रहा है, इसी को स्टोर करना, और स्टोर करके इसे वाष्प, जो वाष्प के बन के उड़ता है, उससे बचाना, और पानी को सूखने से बचाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो जब वर्षा में अधिक वर्षा होती है तो अतिरिक्त जल जो भूमि पर बहने लगता है उसे एकत्रित करना, तथा एकत्रित जल को वाष्पीकरण एवं निस्पंदन की हानियों से बचाकर फसलों उत्पादन के उपयोग में लेना ही वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। ये दोस्तों जो पानी एकत्रित किया जाता है, इसको शुष्क मौसम में तब प्रयोग किया जाता है जब फसलों की सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो यह था दोस्तों वाटर हार्वेस्टिंग। तो कभी कभी क्या पूछता है, इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग। तो इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? तो खेत में ही दोस्तों जब हम पानी को स्टोर करते हैं, कुछ ऐसी प्रविधियां होती है, कुछ ऐसी विधियां होती हैं जिनसे हम पानी को खेत में ही स्टोर कर लेते हैं। तो दोस्तों उसी को इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। कैसे किया जाता है? इसके लिए सबसे पहले हम लोग मेड़बंदी करके वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। खेतों की जुताई ढाल के विपरीत दिशा में करके, फसल अवशेषों का अधिकाधिक प्रयोग करके, गर्मी की गहरी जुताई करके, और पतवार का उपयोग करके। तो दोस्तों इन सभी का प्रयोग करके हम लोग इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग कई प्रकार का होता है दोस्तों, जैसे रूफ वाटर हार्वेस्टिंग। तो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? जब दोस्तों बारिश का पानी जो होता है उसे हम छत पर यदि स्टोर कर लेते हैं किसी भी माध्यम से, तो उसे रूफ वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो दोस्तों यह था वाटर हार्वेस्टिंग। आगे चलते हैं। वायु क्षरण या विंड इरोजन। वायु क्षरण। तो वायु क्षरण क्या होता है? वायु क्षरण की समस्या आमतौर पर सूखे और अर्ध सूखे क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में मिट्टी के ढीली होने तथा वनस्पतियों के अपर्याप्त होने के कारण बेरोक टोकी हवाएं बहती है। हवाएं अपनी तरंगों से भूमि पृष्ठ की घिसाई या अपघर्षण करती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि भारी मात्रा में धूल के कण हवा की तरंगों के साथ दूर दूर तक बह जाते हैं, जिससे वायु क्षरण कहते हैं। जैसे दोस्तों देखेंगे, जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम है, वहां पे क्या होगा, जब हवा चलता है तो उससे कोई रोक टोक नहीं होता, वो सीधे लगातार चलता आ जाता है। तो जब जमीन होता है, जब इस पे हवा लगता है तो जमीन जो ऊपरी हिस्सा होता है, जमीन का परत, उस पर घिसावट होता है दोस्तों। उसका जो सरफेस होता है उस पर अब घर्षण करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि भारी मात्रा में जो मिट्टी होती है वह बह के, मतलब उड़ के दूसरी जगह चली जाती है। तो इसी प्रक्रिया को वायु क्षरण कहते हैं। आगे चलते हैं। झूम खेती। झूम खेती क्या होता है? तो दोस्तों ये जो झूम खेती होती है, या आदिवासी जो होते हैं उनके द्वारा जंगलों को काट कर उसके नीचे की भूमि में खेती की जाती है। तो दोस्तों उसी को झूम खेती कहा जाता है। ये दोस्तों जो आदिमानव होते थे, पहले जो आदिवासी होते थे, क्या करते थे? झूम खेती कर, किसे कहते हैं? जो आदिवासी होते थे ना, वो पेड़ पौधों को काट कर वहीं पे अपना खेती करते थे। उसके बाद जब वहां का पोषक तत्व जो है उसकी मात्रा कम हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, तो वहां पे छोड़ के दूसरी जगह पे फिर जाते थे, फिर वहां पे पेड़ काटते थे, फिर वहां पे खेती करते थे, फिर वहां पे पोषक तत्व खत्म हो जाता था, तो फिर दूसरी जगह पे आ जाते थे। मतलब इसी प्रकार से वो करते रहते थे। तो झूम खेती वह खेती होती है जिसमें आदिवासियों द्वारा की जाती है, जो कि जंगलों को काट कर उसके नीचे की भूमि में खेती की जाती है।
अर्थात इस भूमि में पोषक तत्वों की मात्रा रहती जब तक तब तक उस स्थान पर खेती करते हैं, नहीं तो ये लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यही प्रक्रिया इनकी चलती रहती है। तो दोस्तों यही था झूम खेती। समझ गए होंगे झूम खेती क्या होता है। तो जो आदिवासी होते हैं ये क्या करते हैं, जो जैसे मान लीजिए 10 पेड़ है, इस 10 पेड़ को काट कर इसी के नीचे खेती करेंगे। तो इसमें इसके अंदर कुछ पोषक तत्व तो पाया जाएगा पहले से, फिर जब ये पोषक तत्व खत्म हो जाएगा, यहाँ पे जो उनकी उपज होगी वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो यहाँ से जाएंगे दूसरी जगह 10 पेड़ रहेगा, 20 पेड़ रहेगा, तो वहां पे फिर इस पौधे को काट कर फिर इसके नीचे खेती करेंगे। यही क्रिया वो लोग लगातार करते रहते हैं, तो इसी प्रक्रिया को झूम खेती कहते हैं। आगे चलते हैं। ग्रास वाटरवे, ग्रास वाटर वे, इसे घासदार जलमार्ग कहते हैं। घासदार जलमार्ग क्या होता है, इन्हें वानस्पतिक जलमार्ग या घासदार निकास मार्ग या जलमार्ग भी कहते हैं। ये क्या होती है, वेदिकाओं क्षेत्रों में ढालू मेड़बंदी क्षेत्रों तथा संकटकालीन आदि से अफवाह जल को सुरक्षित निकास के लिए निर्मित की जाती हैं। ग्रास वाटर वे का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, जैसे पानी जो हम लोग देखेंगे एक पोखरा होता है, उसके बगल बगल में देखेंगे किनारे किनारे पे घास जम जाती है, ये एक वे होता है। तो इसको भी हम लोग ग्रास वाटर वे कह सकते हैं। इन्हें वानस्पतिक जलमार्ग या घासदार निकास मार्ग या घासदार जलमार्ग भी कहते हैं। ये वेदिकाओं, वेदिका मतलब मेड़ समझिएगा आप लोग, यह वेदिकाओं क्षेत्रों, ढालू मेड़बंदी क्षेत्रों तथा संकटकालीन आदि से अफवाह जल के सुरक्षित निकास के लिए निर्मित किए जाते हैं। इससे क्या होता है, जो जल होता है, अफवाह जल होता है, उसको सुरक्षित निकास के लिए इसको बनाया जाता है ग्रास वाटर वे को। आगे चलते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है, मृदा क्षरण। क्या, मृदा क्षरण, सॉइल इरोजन। तो क्या होता है सॉइल इरोजन, भूमि की ऊपरी सतह पर कृषि योग्य भूमि की 15 से 20 सेंटीमीटर परत को ही सॉइल कहते हैं, सभी को पता है। तो इसको पहले सुन लीजिए कि सॉइल क्या होता है। सॉइल पूछ देगा एग्जाम में एक नंबर में, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सॉइल क्या होता है, तो भूमि की ऊपरी परत 15 से 20 सेंटीमीटर जो कृषि करने योग्य हो उसी को सॉइल कहते हैं। ये तो सबको पता हो गया। तो यही प्रतिवर्ष दोस्तों कुछ प्राकृतिक शक्तियां मुख्य रूप से जल तथा वायु द्वारा मृदा की ऊपरी सतह बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, इसी प्रक्रिया को सॉइल इरोजन कहते हैं। दोस्तों जो हमारा भूमि होता है, जैसे मान लीजिए हमारा भूमि है, भूमि का 10 से 15 सेंटीमीटर तक जो भाग है, ये जो ऊपरी इसका परत होता है 10 से 15 सेंटीमीटर तक, यही जो ऊपरी परत होता है इसी को सॉइल कहते हैं। जब दोस्तों हवा तेज चलते हैं या बारिश होती है तो यह क्या होता है, यही ऊपरी जो परत होता है इसका 10 से 15 सेंटीमीटर, यह बह जाता है, बह कर दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो इसी प्रक्रिया को सॉइल इरोजन कहते हैं। इस तरह वायु या जल द्वारा मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक कटकर या बहकर दूसरे स्थान में जमा होने को ही मृदा क्षरण कहते हैं। मिट्टी का हवा या जल के द्वारा कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, मृदा क्षरण कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे बेंच टेरेस। बेंच टेरेस, बेंच टेरेस क्या होता है, यह खेती पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। बेंच टेरेस जो दोस्तों यह जो खेती होती है यहाँ पे की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। जहाँ ढलान अधिक होता है वहां की मिट्टी को काट कर नीचे काटे गए जगह को नीचे गिरा दिया जाता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए इस प्रकार का आप लोगों को ढलान दिख रहा होगा, ठीक है। यह जो ढलान है ना, इसी को यहाँ की जो मिट्टी रहेगी इसको काट कर नीचे गिरा देंगे, तो यहाँ जो दोस्तों समतल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या करेंगे, जिससे सीढ़ी नुमा या चबूतरे का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए एक चबूतरे का निर्माण हो गया, फिर यहाँ मिट्टी काट कर यहाँ पर गिरा देंगे तो यहाँ पर एक चबूतरे का निर्माण हो जाएगा, जिसपे खेती की जाती है। जिससे सीढ़ी के आखिरी छोर पर पत्थर या झाड़ियों की एक पट्टी बना देते हैं, जिससे मृदा क्षरण नहीं होता। दोस्तों इसी को कहते हैं बेंच टेरेस। तो बेंच टेरेस क्या कहते हैं, बेंच से आप लोग समझिएगा सीढ़ी, इसे सीढ़ीदार कह सकते हैं। तो बेंच टेरेस क्या आता है, जैसे मान लीजिए ये आपको एक ढलान दिख रहा होगा, इसमें क्या करेंगे, ये जो ढलान दिख रहा है यहाँ की मिट्टी को काट कर यही इसी को फेंक देंगे, तो यहाँ की मिट्टी जो इसके बराबर पे आ जाएगी, इसके बराबर पे आ जाएगी, तो यहीं पर जो खेती करेंगे तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को बेंच टेरेस कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग बेंच टेरेस भी। आगे चलते हैं। प्रवाड़ित बांध या ढालू बांध, ढालू बांध या इसे कहते हैं प्रवाड़ित बांध। तो यह एक प्रकार की संकीर्ण आधार वाली नाली वेदिकाएं होती है, जिनका कार्य अफवाह क्षेत्र से फालतू अफवाह का सुरक्षित निकास करना। यह आमतौर पर 60 मिलीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले ऐसे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है
जहां भूमि की पानी सोखने की क्षमता पर्याप्त होती है। दोस्तों यही था प्रवाहितवाद या ढालूवाद। क्या होता है? ढालूवाद एक प्रकार का संकीर्ण आधार वाली नाली होती है। ठीक है दोस्तों, जिसका कार्य क्या होता है? जिसका कार्य होता है अफवाह क्षेत्र से फालतू अफवाह का सुरक्षित निकास करना। यह आमतौर पर 60 mm से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले रेसे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है, जहां भूमि की पानी सोखने की क्षमता अपर्याप्त होती है, तो उसी को कहते हैं ढालूवाद। आगे देखेंगे सीढ़ीदार वेदिकाएं। सीढ़ीदार वेदिकाएं, तो सीढ़ीदार वेदिकाएं क्या होती हैं? तो बेंच टेरेस एक, अभी जो मैंने आप लोग बताया था वही है, फिर से बता देता हूँ। तो मैंने बताया था कि एक पहाड़ों पे जो इस प्रकार से ढलान रहेगा, तो क्या करेंगे, इसी ढलान को काट कर इसे मिलाकर इसके बराबर कर लेंगे, तो दोस्तों इसी खेती करते हैं, जो उसी को आते हैं सीढ़ीदार वेदिका। आगे देखेंगे समोच्च खेती। 100% आपको एग्जाम में आएगा समोच्च खेती या समोच्च बांध। समोच्च खेती, समोच्च बांध में से दोस्तों एक एग्जाम में आप लोग जरूर आएगा, और लॉन्ग में भी आ सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। अभी मैं आप लोगों को शॉर्ट में सब बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को लॉन्ग में भी बताऊंगा। तो समोच्च खेती क्या होती है? तो समोच्च खेती है, यह एक जो भूमि क्षरण होता है उसको नियंत्रित करने के लिए, नमी को संरक्षित करने के लिए, फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही आसान और प्रभावशाली कम लागत वाली विधि है। इससे जो फसल होता है उनसे संबंधित कार्य जैसे हल चलाना, बीज बोना समुच्च पंक्ति के साथ करते हैं, दोस्तों उसी को समुच्च खेती कहते हैं। समुच्च खेती क्या होता है? समुच्च खेती क्षरण नियंत्रण, नमी संरक्षण एवं फसल उत्पादकता बढ़ाने का एक आसान, प्रभावशाली एवं कम लागत वाली विधि है। समुच्च खेती क्या है? समुच्च खेती क्षरण नियंत्रण मतलब मृदा और जल के कटाव को रोकना, नमी को संरक्षित करना, फसल उत्पादकता बढ़ाने का एक आसान, प्रभावशाली एवं कम लागत वाली विधि है। इसमें क्या होता है? इसमें फसल संबंधी कार्य जैसे हल चलाना, बीज बोना समुच्च पंक्ति के साथ करते हैं, उसी को समुच्च खेती कहते हैं। आगे देखेंगे कंटूर बंडिंग या समुच्च बांध। कंटूर बंडिंग, ये जो कंटूर बंडिंग होती है क्या करती है? मैं आप लोगों को जब लॉन्ग में बताऊंगा तो पूरा एकदम आप लोगों को इसका इमेज दिखा दिखा के बताऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। तो यह कंटूर बंडिंग क्या होता है? कंटूर बंडिंग जो दोस्तों होता है, यह मिट्टी को भारी मात्रा में नम रखकर क्या करता है? हवा के कटाव को रोकता है। मिट्टी में जब नमी रहेगी तो हवा का जो कटाव होता है इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि मिट्टी में नमी है, उड़ा नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये क्या करता है कंटूर बंडिंग? मिट्टी को नमी युक्त करके हवा के कटाव को रोकता है। तो चलिए देखते हैं कंटूर बंडिंग क्या होता है। कंटूर बंडिंग सीमांत ढलान और पहाड़ी भूमि के लिए एक भूमि प्रबंधन अभ्यास है, जहां मिट्टी की उत्पादकता बहुत कम होती है। इसमें एक परिदृश्य के प्राकृतिक उदय के साथ पत्थरों की रेखाओं का स्थान शामिल होता है। यह तकनीक अफवाह बनने से पहले वर्षा को पकड़ने में मदद करती है। यह मिट्टी को भारी और नम रखकर हवा के कटाव को रोक देती है। तो दोस्तों यह था क्या? कंटूर बंडिंग। देखेंगे पट्टीदार खेती, यह भी एग्जाम में 100% आएगा। पट्टीदार खेती, पट्टीदार खेती या पट्टीदार बांध, इनमें से एक कंटूर बंडिंग, कंटूर बांध उनमें से एक, और वाटर हार्वेस्टिंग, ये आप लोगों को एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो पट्टीदार खेती क्या होता है? जब भूमि की प्रभावित ढाल की तिरछी दिशा में उगने वाली फसलों और कतार वाली फसलों को एक के बाद एक करके, मतलब यानी एकांतर क्रम में पट्टियों में उगाते हैं, तो खेती की इसी विधि को पट्टीदार खेती कहते हैं। जब भूमि की प्रभावित ढाल की तिरछी दिशा में सघन उगने वाली फसलों और कतार वाली फसलों को एक के बाद एक करके यानी एकांतर क्रम में उगाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? पट्टीदार खेती कहते हैं। तो यह था पट्टीदार खेती। आगे देखेंगे जल अपर्दन के प्रकार। जल अपर्दन के प्रकार, तो जल अपर्दन के कौन कौन से प्रकार हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रकार दोस्तों है रील अपर्दन। रील अपर्दन। दूसरा प्रकार है गली अपर्दन। तीसरा प्रकार है स्लिप अपर्दन।
फोन में लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। स्लिप अपर्दन। चौथा इसका प्रकार स्प्लैश अपर्दन। पांचवा इसका प्रकार है स्ट्रीम बैक अपर्दन। स्ट्रीम बैक अपर्दन। अगला इसका प्रकार है समुद्र किनारे का कटाव। समुद्र किनारे का कटाव। तो दोस्तों ये कुल 6 प्रकार के जल अपर्दन होते हैं। 6 प्रकार से जल अपर्दन होता है। कौन कौन सा? रील अपर्दन, गली अपर्दन, स्लिप अपर्दन, स्प्लैश अपर्दन, स्ट्रीम बैक अपर्दन, समुद्र किनारे का कटाव। तो उम्मीद करते हैं अभी तक मैंने जितना बताया समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर में कि भारतीय मृदा के मुख्य प्रकार बताइए, या भारतीय मृदाओं की मुख्य कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहली दोस्तों ये मृदा 4 प्रकार की होती है। भारतीय जो मृदा है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की है? 4 प्रकार से। पहली है कौन सी? पहली है जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। दूसरी कौन सी है? दूसरी है काली मृदा। तीसरी कौन सी है? तीसरी है लाल मृदा। और चौथी कौन सी है? चौथी है लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा। तो भारत में कुल 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो ये था 4 प्रकार का कुल मिट्टी। आगे चलते हैं। तो हमारे सब्जेक्ट का नाम है सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण क्या होता है? 1 नंबर पूछ देगा तो क्या बताएंगे? खेती करने की वह विधि जिससे मृदा उपयोग क्षमता का पूरा पूरा लाभ उठाकर मृदा को क्षरण से बचाया जाता है, उसी को मृदा संरक्षण कहते हैं। सॉइल कंजर्वेशन is a method of using land efficiently under a farming system that safeguards it from erosion। तो दोस्तों खेती की वह विधि जिसमें मृदा उपयोग क्षमता का पूरा पूरा लाभ उठाकर मृदा को क्षरण से बचाया जाता है, उसी को कहते हैं मृदा संरक्षण। अब देखें मृदा संरक्षण का महत्व क्या है। तो महत्व आप लोग अपने से लिख सकते हैं, एक बार मैं पढ़ देता हूँ सिर्फ। तो प्रकृति द्वारा दी हुई वस्तुओं को भूमि का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि भूमि धन ही नहीं वरना धन का एक स्रोत है। भूमि धन ही नहीं, धन का एक स्रोत कहने का मतलब यह है कि भूमि अगर नहीं रहती तो यहाँ पर जीवन ही संभव नहीं होता। उत्पत्ति के अन्य साधन भूमि की सहायता से ही उत्पत्ति करते हैं। जो भी हमारे पृथ्वी पर होता है वो सब भूमि की सहायता से उत्पत्ति होते हैं दोस्तों। इसमें थोड़ा बहुत खाद देते रहते हुए भी इसकी उर्वरता 2000 वर्ष तक बनी रहती है। तो इसको आप लोग अपने से लिख सकते हैं। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ कि प्रकृति द्वारा दी हुई सभी वस्तुओं में मृदा का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि धन ही नहीं वर्णन धन का एक स्रोत है। उत्पत्ति के अन्य साधन भूमि की सहायता से उत्पत्ति करते हैं। भूमि का इतना महत्व होते हुए भी यदि ध्यान करके देखें तो मालूम होगा कि हम इस प्रकृति की दी हुई बहुमूल्य वस्तु को बड़ी तेजी से नष्ट कर रहे हैं। नदी व नालों का पानी भूमि के लाखों टन महीन कणों को अपने साथ बहाकर समुद्र में ले जाता है। भूमि को हमारी सबसे बड़ी संपत्ति कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह हमारे जीवन का एकमात्र सहारा है, परंतु हम प्रायः भूमि के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं अभी भी, और हमने कभी भी इसका उपयोग समझकर नहीं किया। पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि का दुरुपयोग होता रहता है। अवैज्ञानिक प्रबंध तथा त्रुटिपूर्ण कृषि कार्यों ने परंपरा का रूप ले लिया है। प्रत्येक पीढ़ी ने अपने अस्थायी लाभ के लिए आगामी पीढ़ी कठिनाइयों का मार्ग प्रशस्त किया है तथा बिना विचार किए भूमि का दुरुपयोग किया है। परंतु यह स्पष्ट है कि इस प्रकार से कोई भी देश लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि भूमि के दुरुपयोग से और इसकी ऊपरी परत के नष्ट हो जाने से भूमि कृषि की योग्य नहीं रहती। नदी नालों में मिट्टी जम जाने से उनमें बाढ़ें आती हैं, जिससे जीवन व संपत्ति बहुत बड़ी मात्रा में नष्ट होती है और उपजाऊ भूमि अनुपजाऊ भूमि परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों हम लोग इतना खाद उर्वरक का जो प्रयोग कर रहे हैं, इससे हम लोग अपने भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो यही सब इनका कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य। आगे चलते हैं।
एक क्वेश्चन पूछता है ड्रॉप इरोजन, ड्रॉप इरोजन जिसे हिंदी में कहते हैं बूंद क्षरण। तो ड्रॉप से ही आप लोग समझ रहे होंगे बूंद मतलब बोल रहा है, मतलब बूंद का कोई मतलब होगा तभी बोल रहा है। तो जल के द्वारा जब मिट्टी का क्षरण 2 चरणों में पूरा होता है, मृदा क्षरण का पहला चरण स्रोत होता है वर्षा की बूंद, जिसे हम विक्षेपण कहते हैं। जब वर्षा का बूंद गिरता है देखेंगे मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है, थोड़ा सा जगह हो जाता है, तो आगे जो मिट्टी होती है आसपास में चली जाती है, तो उससे क्या होता है मृदा क्षरण होता है, जिसे हम विक्षेपण कहते हैं। विक्षेपण के फलस्वरूप जो कण छिटक जाते हैं वह बहते हुए पानी, जिसको हम अवधावन कहते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं, उसी को हम वर्षा बूंद क्षरण कहते हैं, या रेन ड्रॉप इरोजन भी कहते हैं, या ड्रॉप इरोजन भी कहते हैं। यह था दोस्तों ड्रॉप इरोजन। आगे देखेंगे मृदा संरचना किसे कहते हैं। मृदा संरचना किसे कहते हैं? मृदा में कणों का विन्यास अथवा व्यवस्था को मृदा संरचना कहते हैं। मृदा में कणों का विन्यास और व्यवस्था को मृदा संरचना कहते हैं। एक कण भूमि में कई प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़े हो सकते हैं। भूमि का यह गुण कृषि क्रियाओं के अनुसार बदल सकता है। इस गुण का संबंध अन्य भौतिक गुणों से है। भूमि के सभी कण गोलाकार व आकार में समान मान लेने पर भूमि में एक कण निम्न प्रकार में लगे होते हैं। तो सॉइल स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है? सॉइल स्ट्रक्चर जो होता है वह कुल 4 प्रकार का होता है। पहला होता है स्तंभाकार संरचना, मतलब दोस्तों स्तंभ के आकार का संरचना रहेगा। दूसरा होता है तिर्यक या तिरछा विन्यास, तिर्यक या तिरछा। तीसरा होता है सहंती, सहती। चौथा होता है कड़ाकार विन्यास। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोग बता दिए लेक्चर के माध्यम से। इसके बाद आप लोगों को 2 से 3 वीडियो मिलेगा, उसमें आप लोगों को एकदम एग्जाम में अच्छे से तैयारी हो जाएगी इसकी। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि इसका जो आप लोग को एग्जाम आएगा उसमें मैं आप लोग जितना भी बताऊंगा उसके बाहर से बहुत कम उम्मीद रहेगी जाने की। लगभग 35% क्वेश्चन आप लोगों को, मतलब 35 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का मेरे बताए हुए क्वेश्चन में से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।